नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कामगारों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मजदूरों की मजबूरी समझने के बजाय सियासी दल उनके कंधे पर रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कोई मजदूरों को वोट बैंक का कचरा बताकर पॉलिटिक्स कर रहा है तो कोई अमीरी गरीबी का राग अलाप कर राजनीति चमका रहा है और कोई मजदूरों की मदद के बहाने अपनी सियासी जमीन बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में यूपी आज यही उत्तर मांगता है, क्या मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति सही है? कोरोना से जंग के दौरान अमीरी गरीबी की सियासत आखिर क्यों हो रही है? सवाल यह भी कि मदद के नाम पर सियासत आखिर कितनी जायज है? इन सभी सवालों के जवाब मांगेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन में फंसे मजदूर खुद ही परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उनको लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। पहले शिवसेना ने योगी सरकार पर सिर्फ अमीरों को वापस बुलाने का आरोप लगाया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर अमीरों का साथ देने का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरों को विदेश से वापस लाने का रिकॉर्ड बनाने की चाह रखने वाले अगर देश में गरीबों को मुफ्त में वापस लाने का रिकॉर्ड बनाएं तो अच्छा होगा। मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। वो भूखे प्यासे इसकी भी सरकार चिंता नहीं करती। हजारों किलोमीटर दूर दूसरे प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कर्नाटका में हो, इतने दूर वो भूखे प्यासे रहे। उनको उत्तर प्रदेश या अपने प्रदेशों में वापस जाना था। सरकार ने उनके लिए कोई सुविधा मुहैया शुरू में नहीं करवाई। तो सियासत की इस आग पर कांग्रेस भी हाथ सेक रही है। अपने गढ़ में दरकती सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने भी राजनीति चमकानी शुरू कर दी है। मजदूरों से रेल किराया वसूलने के विवाद के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर रायबरेली और अमेठी के डीएम से दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों की सूची मांगी है। साथ ही उन्होंने 2 नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर टिकट की फोटो और पता भेजने पर कांग्रेस उनको रेल भाड़ा अदा करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को माननीय सोनिया गांधी जी की तरफ से निर्देश गया था, कोई भी कहीं फंसा हो और वो कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद, विधायक के पास पहुंचे, उनको बताए, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके गंतव्य स्थान पे उसको भेजेंगे। ऐसा आदमी जो टिकट लेके पैसा दे के वापिस आया हो रायबरेली अमेठी का, उसको टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। बहुत ही अच्छी पहल है। ये आरोप उस समय लगाए जा रहे हैं जब योगी सरकार अब तक करीब 6.5 लाख कामगारों को अलग अलग राज्यों से वापस बुला चुकी है। इस काम के लिए सरकार ने 10,000 बसों का भी इंतजाम किया है। इतना ही नहीं, मजदूरों को राशन कार्ड दिखाकर मजदूरों को मुफ्त राशन की व्यवस्था भी की गई। साथ ही डीबीटी के जरिए सीधे लाखों मजदूरों के खातों में पैसे भेजने की व्यवस्था भी योगी सरकार ने की। जो भी मजदूर आ रहे हैं उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। लाखों मजदूर अब तक आ चुके हैं जी। और केवल मजदूर लाना ही नहीं, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनके लिए रोजगार भी मुहैया कराना। मजदूरों को लेकर सभी राजनीतिक दलों का दर्द एकाएक जाग उठा है। कोई उन्हें वोट बैंक कहकर दूसरों की सरकार पर आरोप मढ़ रहा है तो कोई सरकार को अमीरों का दोस्त बता रहा है। लेकिन योगी सरकार अमीरों की दोस्त है या मजदूरों की हमदर्द, ये धरातल पर किए हुए उसके काम खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप पूरे मुद्दे को समझ गए हैं। किस पार्टी ने किस तरह के सवाल उठाए हैं, साथ ही सरकार ने क्या मदद की है। आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति इस वक्त सही है? सवाल यह भी खड़ा होता है, कोरोना से जंग के दौरान अमीरी गरीबी की सियासत आखिर क्यों? वो आखिर है तो देश की जनता, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी सरकार के ही लोग हैं, सभी भारत के ही वासी हैं। मदद के नाम पर ये सियासत आखिर कितनी जायज है? मदद देना है तो आप मदद करिए, नहीं करना है तो आप तरीका बताइए, लेकिन इस पर सियासत करने का क्या कारण हो सकता है? आज हम यहां से सवाल पूछेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। संजीव मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। डीपी यादव पीएसपीएल का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश मिश्रा मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में।
सबसे पहला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास से है। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपका कहना है कि अभी तक सरकार ने जो मदद की है वो नाकाफी है। कुछ आंकड़े पहले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, प्रदेश में अब तक करीब 6.5 लाख मजदूर वापस आ गए हैं। मजदूरों को वापस लाने के लिए करीब 10,000 बसों की व्यवस्था की गई है और अभी भी ये कोशिश जारी है। तो ये नाकाफी है क्या? मृदुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैंने आपके चैनल पे ही एक डिबेट में कहा था कि केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। लॉकडाउन से पहले जब इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम कुछ हफ्ते जनता से मांगना चाहते हैं। अगर आपका ये प्रोग्राम था कि आप लॉकडाउन करेंगे और ये लंबा लॉकडाउन जाएगा, तो आपको विदेशियों को सबसे पहले बाहर भेजना चाहिए था और जो विदेश में है उनको ले आना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रदेशों में श्रमिक मजदूर कामगार थे, उनको आपको उनके प्रदेशों में उनके परिवारों के पास पहुंचा देना चाहिए था। उस वक्त तक कोरोना इतनी ज्यादा भयानक स्थिति में नहीं गया था और तब जो है वो अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाते। अब सरकार ने बाद में इस गलती को अपनी माना और अब वो भेज रहे हैं जब गंभीर परिणाम सामने आ चुके हैं कोरोना के। तो हम समझते हैं कि सरकार को अपनी गलती को स्वीकार सबसे पहले करना चाहिए। अब सरकार हिंदुस्तान के अंदर जो श्रमिक हैं उनको बगैर किराए के बसों से या ट्रेनों से उनके राज्यों में उनके परिवारों के पास पहुंचाना चाहिए था, ना कि आप वो किराया लेके पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, भिवंडी से गोरखपुर के एक श्रमिक का किराया 745 रुपए लिया गया है। वो श्रमिक जो दिनों से परेशान था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, 3-3 दिन से भूखे हैं अपने बॉम्बे के अंदर। वहां से वो जो है भूखे प्यासे किस स्थिति में आ रहे हैं, वो उसके बाद भी 745 रुपए किराया दे रहे हैं। और आप बड़े जो लखपति करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, जिनको पैसे की कोई चिंता नहीं है, उनको आप विदेशों से लाने का पूरी नहीं अब्बास साहब, यहाँ पर आपकी दो बातें तैयार करा रहेंगे। अब्बास साहब, क्या विदेशों में रह रहे लोग भारत के नहीं है? जी नहीं, हमने आपसे पहले ही बात कह दी और आपके चैनल पे हमने एक डिबेट, मैं वही तो कह रहा हूं अब्बास साहब, आपने खुद कहा कि सबको लाना चाहिए, में जो लोग सबको देखना चाहिए सरकार को। अब सरकार श्रमिकों को भेज रही है, रेलवे कह रहा है कि हमने किराया नहीं लिया है। सरकार जो विदेशों में फंसे उन्हें भी सामने ला रही है, भारत ला रही है। देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपसे कोई चीज छुपी नहीं है और ना छुप सकती है। आपको क्या नहीं पता है कि रेलवे किराया नहीं ले रहा है? आपको नहीं पता है कि वो मजदूर भूखे प्यासे हैं? वो मजदूर आपके चैनलों के माध्यमों से हम लोग को भी पता चल रहा है कि वो साइकिलों के जरिए पैदल पैरों में छाले पड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, रो रहे हैं। कुछ जगहों पे तो बच्चे बता रहे हैं, खुद श्रमिकों के बच्चे बता रहे हैं कि हम 4 दिन से भूखे प्यासे। एक दिन तो मैं चैनल के ऊपर कोई चैनल को देख रहा था, लेकिन उसके ऊपर मैंने देखा एक बच्चा जिसका इंटरव्यू ले रहे थे कि बेटा कहां जा रहे हो, तो उन्होंने उस बच्चे ने कहा मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं। हम लोग रोने लगे थे, हम लोग को अफसोस हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कान पे क्यों नहीं रुकती? मैं वही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या सरकार के नुमाइंदे हो, वो सब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, एक तरफ सरकार दावा करती है हमने लाखों नहीं होते। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि लाखों मजदूर मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश के जो फंसे हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो पैदल चल दिए, कुछ मजदूरों को सरकार लेकर आ रही है, सरकार ने देर कर दी। मेरा पहला सवाल यही है सर, क्या मुंबई में, दिल्ली में या किसी अन्य प्रदेश की सरकार में क्या मजदूरों को उनके खातों में पैसा नहीं दिया जा रहा? क्या वो सरकारें जो कांग्रेस की हैं, लेफ्ट की हैं, तमाम सरकारें, क्या वो मजदूरों को खाने के लिए नहीं दे रही हैं उनके प्रदेश में? मृदुल जी, आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो पैसा जो है वो सरकार दे रही है, 500 रुपए औरतों को दिए जा रहे हैं, 500 रुपए औरतों को दिए जा रहे हैं, श्रमिकों को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। 40 दिन हो गए आज आपको लॉकडाउन को, 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। क्या 1000 रुपए 40 दिन के लिए? तो सवाल आप इस पे उठाइए ना कि पैसे कम दिए जा रहे हैं। अब्बास साहब, सवाल आप इस पे उठाइए, पैसे कम दिए जा रहे हैं। सवाल इस पे ना उठाइए ना कि फिर मदद नहीं मिल रही है
या फिर मदद मिल रही है तो कम मिल रही है, देर से मिल रही है? मैं सीधे संजीव मिश्रा साहब के पास ही जा रहा हूं। आपके सवाल सीधे उनके पास ले जा रहा हूं। आपके सवाल सीधे उनके पास ले जा रहा हूं, वो बेहतर जवाब देंगे इसका, वो अपना पक्ष रखेंगे। संजीव मिश्रा साहब, विपक्ष कह रहा है पहले तो आपने देर कर दी, दूसरा ये कि मजदूर जब पैदल चलने लगे, भूखे मरने लगे, तो आपने ट्रेन चालू की। इतनी देर करनी थी और आपको पता था कि हम इतना लॉकडाउन बढ़ाने वाले हैं, तो पहले मदद कर देते। देखिए, बड़ा असमंजस की स्थिति है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि किसको पता था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोगों को इस तरीके से जूझना पड़ेगा। वो तो भला हो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लॉकडाउन करके लाखों लोगों की आज जिंदगी बचाने का काम किया। आप कह रहे हैं 4 दिन से भूखे थे, वो हमें मिले, हम भी रोने लग गए। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक लोग इस तरीके के काम नहीं करते। अगर वो 4 दिन से भूखे थे तो आप क्यों रोने लग गए? आप ही को खाना खिला देना चाहिए था। वैसे तो ईमानदारी की बात यह है कि बड़े चैनल पे बैठ के इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई रह गया, कोई रह भी गया होगा तो आपकी ये जिम्मेदारी थी। भाई नेता तो आप भी हो, लेकिन इस तरीके से बड़े चैनल पे बैठ करके उसमें बाल में खाल निकालने से कोई फायदा नहीं है। ये वैश्विक बीमारी है और इसके लिए किस तरीके से लखनऊ से नहीं आ रहे थे, वो लखनऊ में नहीं आ रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा, शायद आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। रुको, बहुत देर से बोल रहे थे, मैंने इसीलिए नहीं बोला। अब्बास साहब कह रहे हैं लखनऊ से नहीं थे, हमसे दूर थे थोड़ा। समाजवादी पार्टी या कोई और विपक्षी दल हो, अगर लखनऊ के अंदर होते तो जरूर खाना खिलाते, जो कार्य होने चाहिए थे उन कार्यों से इरत होकर के आप जिस तरीके से केवल आरोप लगा रहे, वो आरोप मत लगाइए। ये वैश्विक महामारी है और इससे जिस तरीके से देश की सरकारों ने बेहतर तरीके से काम करके आज लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है, उस पर बात होनी चाहिए थी। नहीं, सुझाव होते, सवाल यह है संजीव मिश्रा साहब, तो निश्चित रूप से उनको भी लिया जाता। मैं तो आगे आने वाले अगर आप सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, सुझाव दीजिए। वो कहते हैं कि आप किराया ले रहे हैं, लेकिन केवल आरोप लगा रहे हो। आप सरकार की पीठ जरूर थपथपा रहे हैं। वो कहते हैं आप किराया लेते हैं, हम आवाज उठाते हैं तो आप किराए की बात नहीं करते हैं। आप किराया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप इस बात को बताइए कि किराया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना। भिवंडी से गोरखपुर तक का आपने 745 रुपए किराया लिया है, क्या वो नहीं लिया गया है? वो किराया नहीं, और भ्रम फैलाने की कहां से बात है? चैनलों के ऊपर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब्बास साहब बताइए ना, ये बात आ रही है, लगी छुपी आज किस तरीके से कोरोना से हमको जूझना है, उस पर आइए, उस पर बात करो आकर के। आपके नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, आप भी चैनल पे बैठ करके इस तरीके की बातें कह रहे हैं। अरे कोई सुझाव हो तो दो। इस वैश्विक महामारी से कोरोना में लड़ाई लड़ने की बात करो। इस कोरोना में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं। कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, आमने सामने खड़ा है, ये तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या काम कर दिया वही बता दो। डराने और धमकाने का काम करने लगते हैं, आपको डराने और धमकाने का काम करते हैं। क्या बात? ठीक है, मैं लौट रहा हूं मिश्रा जी आपके पास। आपकी आदत हो गई है मिश्रा जी, टेप जो आपने टेप कर रखा है ना कि धमकाने की आदत हो गई है। अरे मुद्दों पे बात करो, कुछ राय दो। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, आप उनको भ्रम में फैलाने की बात कर रहे हो। अरे बताओ कि क्या किया समाजवादी पार्टी ने, हम भी तो जाने। संजीव मिश्रा साहब और शहजाद अब्बास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजेश मिश्रा इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो मजदूरों से व्हाट्सएप पर टिकट भेजने की मांग भी कर दी है। राजेश मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, आपकी पार्टी के महासचिव कहती हैं मजदूरों से कि आप व्हाट्सएप के जरिए अपना टिकट भेज दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई आंकड़ा है कितने मजदूर व्हाट्सएप चला रहे हैं? मिजुल जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने अवसर दिया है। आपने श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो अभी ट्वीट किया है रायबरेली और अमेठी को लेके, उस पे आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप पे मांगा है कि जिसके पास टिकट है वो टिकट दे, हमारे कार्यकर्ता उसको पैसा वापस करेंगे। देखिए, ये आप शुरू से कह रहे हैं कि विपक्षी दल इसमें राजनीति कर रहे हैं। मेरी ये समझ है कि ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये मानवीय संवेदना का विषय है। और जब मानवीय संवेदनाएं दिखाई पड़ती हैं
तो उस पे हर व्यक्ति के मन में ये उत्सुकता होती है कि ये क्या हो रहा है। सरकारों ने जिस तरह की घोषणाएं की थी और जितनी घोषणाएं हुई, यदि वो जमीनी हकीकत पे उतर गया होता तो शायद आज इस बहस की नौबत ना आती, नहीं इस पे कोई बात ना होती। मिश्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूं। हकीकत यह है कि घोषणाएं तो बहुत ज्यादा, मैं वही जानना चाहता हूं। आपने भी जमीनी हमारी हकीकत बात की बात सुनिए की। मिथुन जी, मैं उसी पर कह रहा हूं, क्या व्हाट्सएप के जरिए जमीनी हकीकत पता चल सकती है? बिल्कुल 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 मैं आपको बता रहा हूं। उस पर ही जवाब दीजिए जी। आप लोग देखिए, सारे हमारे जो मित्र हैं भाजपा के, जो सारे हमारे मित्र हैं, वो ये कहते हैं टिकट लिया ही नहीं गया। तो टिकट लिया ही नहीं गया तो जो ट्रेनों से बैठ के श्रमिक जा रहे हैं वो टिकट दिखा कहां से रहे हैं? हर ट्रेन में जब आप ही लोग पूछते हैं, चैनल वाले पूछते हैं कि आप टिकट दिखाइए, तो वो टिकट दिखा दें कि ये पैसा दे के मैं टिकट लेके आ रहा हूं। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी इन श्रमिकों का पैसा देगी जो ट्रेनों से आ रहे हैं। प्रियंका जी ने उसी बात पे ये कहा है कि जिसको जो साधन मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो या जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनके माध्यम से, मैं वही तो बोल रहा हूं राजेश मिश्रा जी। प्रियंका गांधी कहती है कि व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई आंकड़ा है मजदूरों का? कितने मजदूर व्हाट्सएप पर हैं? महाराज मृदुल जी, जब सरकार के पास सही आंकड़ा नहीं है, एक मई को गृह मंत्रालय लेटर जारी करता है। मैं वही तो कह रहा हूं, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है तो सर मजदूरों के व्हाट्सएप पे आपको कैसे पता चल जाएगा कौन सा मजदूर व्हाट्सएप चला रहा है, कौन सा नहीं चला रहा है? आप तो पूरी देखिए, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ। सोनिया जी ने कहा, जो गाइडलाइन थी गृह मंत्रालय की उसमें स्पष्ट था उसके लेटर में कि रेल मंत्रालय ये तय करे कि प्रदेश की सरकारों को लिस्ट दी जाएगी, उनसे पैसा लिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने हर स्टेट के लोगों को भेजा और जब 2 तारीख की शाम को सोनिया जी बयान देती हैं, उसके बाद ये कहा गया कि 85% केंद्र सरकार देगी, सब्सिडी देगी और 15% राज्य सरकारें देंगी। ठीक है। और किसी स्टेशन से टिकट बिक नहीं रहा है, तो टिकट बिक नहीं रहा है तो जो यात्री बैठा है रेल में वो टिकट दिखा कैसे रहा है? यदि टिकट बिका नहीं तो टिकट लोगों ने दिखाया कैसे? ठीक है, और आप जब व्हाट्सएप की बात करते हैं, हाँ। व्हाट्सएप जो भी माध्यम हो सकता है, सुनिए, जो भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, मैसेज हो या कार्यकर्ताओं से मिलजुल। लेकिन मिश्रा जी, वही तो सवाल है कि अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कितने मजदूर व्हाट्सएप चला रहे हैं। ये कोई डिटेल नहीं है। माध्यम हो सकता है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उस पर जानकारी सही आएगी, सटीक आएगी, इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, ये भी सवाल है। अब मैं आपका सवाल जो है वो संजीव मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं। मिश्रा जी, मैं वही पूछ रहा हूं। मिश्रा जी, एक सेकंड, सरकारों के पास ये आंकड़ा, राजेश मिश्रा जी, एक सेकंड, मजदूर आ रहे हैं। संजीव जी, सवाल मेरा यही है, हमें सरकार कांग्रेस पूछ रही है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है, जब आपने टिकट नहीं लिया, जब आपने श्रमिकों से पैसे नहीं लिए, तो उनकी जेब में वो टिकट कहां से पहुंच गया? व्हाट्सएप है, क्या पुराना टिकट दिखा रहे हैं? मैं अपना टिकट उसमें भेज दूंगा। नहीं, यही बताना चाहता हूं, इसको क्लियर करना चाहता हूं। और इसमें राजेश भाई हमारे साथ, राजेश मिश्रा जी, एक सेकंड, मुझे लगता है कि ये इस बात को, मिश्रा जी सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देना, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं अपनी बात रखूं, डीपी यादव के पास आ रहा हूं। हाँ, कहिए। राजेश जी को रोके तो मैं बात रखूं। बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। सुन रहे हैं? देखिए, बात बहुत साफ सी है, कहीं टिकट मिल नहीं। राजेश जी सुन लीजिए भाई। हाँ, देखिए, बहुत साफ सी बात है, ये 85% और 15% का जो आंकड़ा था, वो, हाँ, वो आंकड़ा जो है, वो जहां पर ये लिस्ट बन रही है, ये कहीं किसी इसका कोई वो नहीं लगा हुआ था कि वहां पर टिकट आपको मिल जाएंगे। ये टिकट ही शासन उपलब्ध करा रहा है। तो ये कहना कि उन्होंने पैसे देके खरीदा, ये तो एक आइडेंटिटी इसलिए थी क्योंकि कहां से जा रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, उनकी एक पहचान हो सके, इसलिए ये टिकट है। और इस टिकट को किसी ने बेचा खरीदा नहीं है, इसको उपलब्ध कराया गया है उन लोगों को जिन लोगों को जरूरत थी, जिन लोगों को जाना था। तो ये भ्रम मत फैलाइए कि उन्होंने पैसे देकर कह रहे, पैसे देने की बात ही कहां से आती है? संजीव भाई, जब टिकट उन लोगों की एक लिस्ट बन गई, उनको टिकट शासन ने उपलब्ध कराया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पैसा दे दिया? मुझे लगता है कि ये, एक सेकंड अब्बास साहब, एक सेकंड, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, आप सांसद रहे हैं, कम से कम आप तो ऐसी बात ना कहिए। नहीं, आप
संजीव भाई आप बात सुन लीजिए। देखिए मैं गलत बात नहीं बोल सकता, मेरी आदत नहीं है गलत बात बोलने की। हमारी पार्टी में भी यदि कोई कमी होगी तो मैं स्पष्ट रूप से बोलना जानता हूँ और बोलता रहा हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आपको बेहतर तरीके पहली से। तारीख को गृह मंत्रालय ने पत्र जारी किया होता, 2 तारीख को रेल मंत्रालय पत्र जारी किया होता। एक सेकंड अब्बास साहब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड, मिश्रा जी की बात कुछ इंपॉर्टेंट है, वो बता रहे हैं, उनके पास कुछ तथ्य भी है, वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर हो जाए ना। आखिर टिकट मिल रहा है तो उस पर पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं? पैसे ले रहा है तो आखिर ले कौन रहा है फिर? मिश्रा जी आप कहिए, उसके बाद डीपी यादव के पास जा रहा हूं मैं। अब ये तो सरकार जाने कौन ले रहा है। नहीं तो सर आपने भी तो दावा किया है, आप दावा कर रहे हैं तो कम से कम कोई सबूत दे दीजिए। संजीव मिश्रा सामने बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वो आपके आगे बात बढ़ाएंगे। आप बताइए ना, आपके पास कोई सबूत हो तो। मृदुल भाई सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि अब आप बात सुन लीजिए ना, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वो यात्री जो उसमें यात्रा कर रहा है श्रमिक, वो टिकट दिखा के कह रहा है कि मैं पैसा देके ये टिकट लेके जा रहा हूं, वो दिखा रहा है। अब वो तो किसी दल का कार्यकर्ता है नहीं तो वो तो एक सामान्य हिंदुस्तानी है, श्रमिक है, 1.5 महीने से खाने के अभाव में वो छोड़ के अपनी जगहों को नहीं। लेकिन ये श्रमिक कब किस गवर्नमेंट के लिए कचरा बन जाता है, कब किस सरकार के लिए ये वोट बैंक बन जाता है, ये हमें समझ नहीं आता। गलत है। और एक दिखाता मृदुल भाई तो हम ये मान लेते कि ठीक है। मैं इस पर एक कमेंट लेता हूं डीपी यादव का, उसके बाद जाऊंगा के विक्रम राव साहब, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पूरी चर्चा को सुन भी रहे हैं। डीपी यादव साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाया जाता है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने लाखों मजदूरों को उत्तर प्रदेश में वापस लाने का काम किया, हमने मजदूरों को खाना देने का काम किया, हमने उनके अकाउंट में पैसे डाले। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है। देखिए मृदुल जी, कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है ये तो सामने है, सबके सब सामने दिखाई दे रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी कुंडली में जकड़ लिया है, इस महामारी ने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं हताश और परेशान कर दिया है। महाशक्तियों के मुंह से भी झाग निकलने लगा है मृदुल जी। और इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्रतिक्रियावादी बनने की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमको केवल सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख की अख्तियार करने की जरूरत है मृदुल जी। आप देखिए यहाँ पर सरकार के 3 स्तर की चेकिंग होनी है, 3 स्तर की यहाँ जांच होगी। सरकार के स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता हो, सुशासन का स्तर हो और कहीं ना कहीं सामाजिक पूंजी की भी यहाँ परख होनी है सरकार की। और अगर इस तिकड़ी में सरकार कहीं से भी फेल होती है तो सरकार की ये नाकामी होगी। अब देखिए स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता क्या है भारतवर्ष में, आज भी कहीं ना कहीं टेस्ट किट जो आ रही है, रैपिड टेस्ट किट, वो फेल हो रही है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इस महामारी को पैर पसारे हुए। 30 जनवरी को जब WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था, तो सरकार फरवरी मार्च क्यों सोती रही? सरकार टेस्ट किट की व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार ने पूरी जांच की व्यवस्था नहीं की। अब जहां तक आज मजदूरों को लाने की बात हो रही है, आप सुशासन का भी स्तर देख सकते हैं और सामाजिक पूंजी भी देखिए मृदुल जी। क्या वो ये जवाब देने के लिए काफी नहीं है कि लोग अपने सर पर गठरी लिए और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को गोद में चिपका करके कतारों में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं उनको ये डर था, ये भय था कि सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करने वाली है। अगर हम शुरू में ही घर नहीं भाग गए, जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, 23 तारीख को जब लॉकडाउन की रात को प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, 24 तारीख से पलायन शुरू हो गया, लोग शहरों से अपने गांव की तरफ भागने लगे। उनके अंदर अविश्वास था, उनको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अगर हम यहाँ ठहर गए तो हम कमाने खाने का काम कर रहे थे, हम जो कमाते हैं वही खाते हैं। देखिए मैं सवाल किसी पर नहीं उठा रहा हूं कि वो अपने घर से चला या वो किसी शहर से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब सरकारें मदद के लिए कह रही हैं तो फिर मजदूर एक जगह पर क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्या ये वाकई विश्वास की कमी थी? और विश्वास की कमी थी तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल विश्वास की कमी थी। ये सरकार के सामाजिक इसी सवाल के साथ लौटेंगे, के विक्रम राव साहब से भी सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। के विक्रम राव साहब वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। के विक्रम राव साहब, आप सुन रहे हैं विपक्ष
लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि सरकार ने मजदूरों से पैसे क्यों लिए। अब तो हमला और ज्यादा बढ़ गया है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि आप टिकट भेजिए, हम पैसे भी देने को तैयार हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत निम्न स्तर पे पूरी बात ये राष्ट्रीय नेता लोग कर रहे हैं। इस वक्त एक राष्ट्रीय संकट है और उस वक्त ऐसी ऊंची बातें करना एक मानवीय त्रासदी को निजी स्वार्थ के लिए, दलगत हित के लिए इस्तेमाल करना जैसा हो जाएगा। आपको याद होगा जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, सारा भारत इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा हो गया था। अपनी झोंक में अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा कह गए थे उनको, यहाँ तक हो गया था। और ये छोटी मोटी बातें तब नहीं चल रही थी। बड़ा टैक्स, बांग्लादेश बहुत टैक्स लगाया था लोगों को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और यूं भी एक हिंदू संस्कृति है, आप किसी की मदद करते हैं, दान देते हैं तो चर्चा नहीं करते उसका आप उपयोग नहीं करना चाहते। ये तो दिमागी बेईमानी है, धार्मिक बेईमानी है। ये कहना कि हमने ये किया आपके लिए, वो किया आपके लिए। एक दूसरा, अभी आपने जिक्र किया था भारतीय और विदेश से आने वालों के लिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ अरब देशों से लोगों के आने का टिकट देने के लिए, विशेष विमान की व्यवस्था करने के लिए और भारत लाने के लिए। ये जो गरीब मजदूर यूपी और बिहार से जा रहे हैं, ये बेचारे दिहाड़ी लोग हैं, असहाय हैं, ये सर्वहारा हैं। इनकी तो मदद सरकार को करनी चाहिए। भारतवासी हैं और वो वहां काम करने के लिए गए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। उनको वापस लाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। फिर उन्हें कौन वापस लेके आ गया? सहमत हूँ, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए हवाई जहाज की, उनको लाने की। लेकिन टिकट देने क्या तुक है? ठीक है, आपका कहना है कि उनसे पैसे लिए जाने चाहिए जो लोग सक्षम हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनकी मदद और ज्यादा करनी चाहिए। मृदुल, कोई गैर सक्षम आदमी अमेरिका जाएगा, विदेश जाएगा काम करने के लिए, ये संभव है? अरे उनकी लाइफस्टाइल देखिए, आवक देखिए, जीवन शैली देखिए, वो सक्षम नहीं टिकट खरीदने के लिए। बिल्कुल, और सवाल ये भी खड़ा होता है विक्रम साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि कुछ कंपनीज भी भेजती हैं अपने एम्प्लॉइज को बाहर। अब उनको लाने के लिए भी क्या सरकार को पैसे देने पड़ेंगे? इस पर मैं लौटूंगा, लेकिन अभी सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सरकार में, जहां राज्य सरकारें हैं जो मजदूरों को पैसा दे रही हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे रही हैं, जब वहां से मजदूर दूसरे प्रदेश में आता है तो भी कई जगह कोरोना के संक्रमण फैल रहे हैं। और अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि सरकार शुरू में ऐसा फैसला क्यों नहीं लेती है, सरकार ने देर की। क्या पहले से पता था कि हमारे यहां इतने आंकड़े होने वाले हैं? अगर भविष्यवाणी पहले से कर दी जाती तो अभी शायद 15 दिन के आंकड़े भी पता चल जाएंगे। देखिए मृदुल जी, सुन रहा हूं मैं। मृदुल जी, सरकार की दूरअंदेशी होती है कि वो जो भी काम करती है, पूरे दुनिया के अंदर कोरोना महामारी थी और सरकार को इसका अंदेशा पहले से था कि हो सकता है कि हमारे क्या हिंदुस्तान के अंदर ये कोरोना बढ़ सकता है। तो जब बढ़ सकता है तो आपने जो विदेशी आए थे, इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट के ऊपर उनकी जो टेस्टिंग हुई थी वो सही नहीं हुई थी। जो विदेशी यहाँ पे आए, जिनकी वजह से आपने जमातियों को के ऊपर आरोप लगाया कि ये जमातियों की वजह से कोरोना फैला, कोरोना बम है, ये इस तरीके के जो उदाहरण पेश किए इन्होंने, तो पहले तो उनको जो विदेशी आए थे उनको हिंदुस्तान से बाहर उनको करना चाहिए था। नहीं, पहले अब्बास साहब मैं क्लियर कर दूं कि ये विदेशी नहीं थे सर, ये विदेशी नहीं थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो भारत में आए हैं। मैं वहां पर सरकार की गलती मानता हूं कि सरकार की कुछ कमियां नहीं होंगी, इस वजह से कनिका कपूर जैसे लोग आते हैं और कई जगह पर चले जाते हैं, वो एयरपोर्ट से निकलते हैं और कोरोना पॉजिटिव होते हैं। वहां पर मैं मिस्टेक मान सकता हूं, लेकिन क्या जमातियों को क्लीन चिट दे दी जाएगी? वो भी तो उतने ही दोषी हैं जो लोग बाहर से कोरोना फैला रहे हैं, ये अंदर ही अंदर कोरोना फैला रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जो जमात के लोग हैं, इंडोनेशिया के हों, चाहे वो गल्फ के किसी जगह के भी थे, अगर वो कोरोना पीड़ित थे, अगर उनको समय रहते आपने देश से बाहर कर दिया होता और ये व्यवस्था आपने की होती कि वो विदेशियों के एक फ्लाइट तैयार करके, जैसे आप अब विदेशियों को हमारे क्या बुला रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानियों को, आप विदेशियों को भी यहां से बाहर कर देते तो ये स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती।
तो अब उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के अंदर जो श्रमिक है, कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो इधर से उधर हैं, आप उनसे किराया ले रहे हो। अब्बास साहब, 101 अब्बास साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने जिस समय कोरोना का मरीज इस देश में आ चुका था उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? उसके बाद भी, फरवरी महीने की बात कर रहा हूं सर मैं, उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस दौरान भी किसी भी पार्टी को यह अंदाजा नहीं था कि भारत में स्थिति इतनी बेकार होने वाली है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बराबर सरकार को आगाह भी किया और ये भी कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कब आगाह किया? चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम सत्ता के सरकार के साथ हैं, हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में डूबी हुई सरकार है कि वो विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती। अब्बास साहब, मैं आपको मंच दे रहा हूं, मैं आपको मंच दे रहा हूं, आपकी बात 10 बार सुनी जाएगी, संजीव मिश्रा साहब 10 बार आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, क्या अखिलेश यादव ने, आपने कहा आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपने कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था, आप मुझे बता सकते हैं कब सबसे पहले उन्होंने आगाह किया था सरकार को? देखिए, बराबर कर रहे हैं, अभी आपको स्थिति बता मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब इस समय कोरोना को लेकर बातचीत चल रही थी, चाहे वो फरवरी हो, जनवरी हो, मार्च हो, कब समाजवादी पार्टी की तरफ से आगाह किया गया? मैं संजीव मिश्रा साहब से जवाब लूंगा। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया मुझे? आगाह किया गया, श्रमिक मजदूरों के लिए भी किया गया। आप देखिए, तो अभी की बात है अब्बास साहब, मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कब आगाह किया सरकार को? आप जाइए, आप व्यवस्था को सुधारिए, एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दीजिए। 1% पहुंच गई है स्थिति। आप बेरोजगारी दर को जो है वो देखिए कि किस स्थिति मुझे अर्थव्यवस्था पर ले जा रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने पहले आगाह कब किया? समाजवादी पार्टी उनको आगाह उस वक्त से कर रही है जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है। मैं वही कह रहा हूं, जब लॉकडाउन की घोषणा होती है, जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगता है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस देश में हो क्या रहा है। सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई थी और सरकार ने फैसला लिया। तो संजीव मिश्रा जी, क्या ये आपकी गलती नहीं है? 30 तारीख के दिन, 29 को, मैं अब्बास साहब लौट रहा हूं आपके पास, आपको भी चर्चा में रखूंगा। संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, अब्बास साहब कह रहे हैं 30 तारीख 29-30 जनवरी को पहला मरीज जब भारत में आ गया तो फरवरी में आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या एयरपोर्ट पर जिस तरह की टाइटनेस होनी चाहिए थी, जिस तरह की सख्ती बरती जानी चाहिए थी, वो बरती गई? देखिए, लगातार बढ़ती गई और इक्का दुक्का कहीं, अगर चूंकि इसमें इस संक्रमण में एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि कहीं कहीं पर आदमी को कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी वो संक्रमित है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए, जहां तक कनिका कपूर का सवाल है, तो कनिका कपूर पे एफआईआर हुई, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इत्तेफाक ये है कि उनका कोई भी, सर, अगर कनिका कपूर पर एफआईआर होती है, संजीव जी, कोई भी संक्रमित नहीं, संजीव जी, कनिका कपूर पर एफआईआर होती है, कहने का मतलब साफ है, तो फिर उस पार्टी में बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सवाल खड़ी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता थे वो, हमको ये बताएं कि जमातियों पर कौन सा बयान दिया? जहां पार्टी हुई थी, जमातियों पार्टी के बड़े नेता थे, कौन सा बयान दिया? आपके और जमातियों पे अगर इतनी बड़ी, वो पूरे देश में मौजूद फैला, आपकी पार्टी के बड़े सांसद उस पार्टी में मौजूद थे, उसके लिए जमातियों की वजह से, आप दोनों से पूछ रहा हूं, वजह से पूरे देश में नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए ना। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपने मुंह से कभी बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे मैं भी तो बोल रहा हूं सर, अगर देखिए, बहुत साफ सी बात है, आज बगले ना जाकिए, आज घुमाइए फिराइए ना। 500 संक्रमित जब लोग नहीं थे तब लॉकडाउन कर दिया गया था इस देश में, और लगातार 2 बार लॉकडाउन किया गया। इसीलिए किया गया कि आज लाखों लोग, आज लाखों नागरिक जो है हमारे सेफ हो गए उस वजह से। अब आज इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप लगा रहे हो के ऊपर, आप जो है वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश। छोड़िए, ये जमातियों पे कौन सा आपने वो किया, बताओ? आप ही की है जमातियों पर कौन सा ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, बताओ? जमातियों के अगर कोरोना था, जमातियों पर कौन सा ट्वीट किया था? और ये जमातियों पर मैं आरोप लगाऊंगा, जमातियों की वजह से जिस तरीके से पूरे देश में वो घूमे, उसकी वजह से संक्रमण से इतना ज्यादा फैला।
वरना आज की तारीख में पहले लॉकडाउन के बाद इस देश की जनता अपने आप को अमन समझ रही होती उसकी जिम्मेदारी और सामान्य चीजें लागू हो गई होती। आज जो लॉकडाउन में हम लोगों को ग्रीन और ऑरेंज और रेड फेस बनाने पड़ रहे हैं, ये नहीं बनाने पड़े होते। तो ये समस्या यही है कि यहाँ के कुछ क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया उस समय ये जमातियों के साथ खड़े हुए थे। मोहर लगा के जो आज की तारीख में हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी और अब्बास साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उन्होंने जिस तरीके से काम किया आज की तारीख, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। एक सेकंड रुक जाइए, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, गड़बड़ियां रही हैं। सवाल तो अहम ये हो जाता है कि अब उन गड़बड़ियों से हमें सीख लेना चाहिए। जो गड़बड़ियां हुई हैं, क्या उससे सीख ली जा रही है? और कांग्रेस तो, राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपसे मेरी पिछले दिनों भी कई मसलों पर चर्चा हुई। आपने कहा कि यह मुद्दा सियासत का नहीं है सर, तो फिर ट्वीट करने की क्या जरूरत है? और रायबरेली और अमेठी में ही क्या मजदूर आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूर नहीं आ रहे हैं। अगर सियासत चमकानी है तो आप उसी क्षेत्र की चमकाने की कोशिश में। मिजुल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं उस पर गंभीरता से सोचिए। जो मैं चर्चा सुन रहा हूं, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जनवरी में कि चाइना से एक बहुत बड़ी महामारी हिंदुस्तान में आने वाली है, सरकार उसके लिए सजग रहे, तैयारी करे। उस समय हमारे कुछ मित्र थे जो संजीव भाई के दल में हैं, इन लोगों ने कहा कि यदि राहुल गांधी जी डर रहे हैं तो इटली चले जाएं। बात हवा में उड़ा दी गई। उसके बाद अभी आप देखेंगे, शायद हमें लगता है आपके पास होगा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा है हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरियों को, और उन्होंने कहा है कि जनवरी से लेके और मार्च तक 15 से 18 लाख लोग विदेशों से हिंदुस्तान में आए हैं, और हर राज्य उनकी पहचान करे कि वो विदेश से कौन कौन लौट के आए हैं। मेरा ये छोटा सा मैं ये सौभाग्य है आज जो दिल्ली की सरकार है या प्रदेशों की सरकार है कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ इस महामारी में खड़ा है, चाहे वो किसी दल का हो या हिंदुस्तान की जनता हो। वो जब कहते हैं कि आपको थाली बजाना है, जनता थाली बजा रही है। जब वो कहते हैं कि आपको दीपक जलाना है तो जनता दीपक भी जला रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्रमाण है कि लोग इस महामारी में पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। लेकिन यदि एक साथ खड़ा हुआ जनवरी के राहुल गांधी का जनवरी के महीने से उन्होंने बताया, मैं कहता हमारी बात सुन लीजिए, उन्होंने फरवरी में भी आगाह किया था सरकार को। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि आपने कहा कि पहले आगाह किया, मैं मानता हूं सबसे पहले आगाह किया, हमारी बात खत्म हो जाए दीजिए, फिर आप बोलिए। लेकिन क्या आगाह करने के बाद जहां आपके समर्थन में सरकारें चल रही हैं वहां पर ठीक काम हो गया? क्या वहां पर सबसे पहले आगाह कर दिया गया था? तो पूरा सुन लीजिए, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हाँ, यदि उसी समय हिंदुस्तान के वो सारे एयरपोर्ट जहां विदेशों से जहाजें आ रही थी, यदि जितने विदेश से लोग आए थे, यदि टेम्परेरी क्वारंटीन सेंटर एयरपोर्ट के पास बना के 14 दिन उन्हें रोक के उनका इलाज करा दिया गया होता, उसके बाद वो अपने घरों को गए होते, तो शायद आज जो हिंदुस्तान में ये नौबत है, ये नौबत आई न होती। यहाँ तो फरवरी में नमस्ते ट्रंप हो रहा था। पूरा गुजरात आज क्या स्थिति है आप देख लीजिए, नमस्ते ट्रंप की वजह से। मध्य प्रदेश में सरकार को गिराना था, नहीं मध्य प्रदेश थी। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में, क्या महाराष्ट्र में नमस्ते ट्रंप था? महाराष्ट्र में तो आपके समर्थन में सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर भी नमस्ते ट्रंप हो रहा था? आप बात सुनिए, क्या राजस्थान में भी नमस्ते ट्रंप चल रहा था? देखिए महाराष्ट्र और बॉम्बे, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं उसके बाद संजीव जी से जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मैं डीपी यादव साहब के पास जाऊंगा, वक्त थोड़ा। महाराष्ट्र हमारी बात सुन लीजिए ना, महाराष्ट्र के अंदर जो आप कहते हैं, वहां पे बॉम्बे में पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के हर जगह के लोग रहते हैं। वो तो बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर है। फिर हिंदुस्तान में भी हर जगह के लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में। और वहां पे राजेश जी, क्या मैं इस तर्क को मान लूं कि वहां पर बहुत अलग अलग लोग, वहां पे धारवी बगल में है, हाँ। जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो वहां तो ये फैलना था। सबसे बड़ी चीज देखिए ये होती है सर, अगर फैलना ही था तो फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो पूरे विश्व भर में फैल रही थी, 200 देश इसके चपेट में, तो भारत में भी फैलना ही था। इसका उत्तर ये नहीं है सर फैलना था, इसका उत्तर ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कमियां की हैं तो राज्य सरकारों ने भी कमियां कर दी हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, शिवसेना की हो, कांग्रेस की हो या फिर कोई भी पार्टी की हो।
पूरे दुनिया में फैला। आप ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में फैला। मेरा एक सवाल है इस पे कि जो जमाती किया जाता है, दुर्भाग्य है कि महामारी को भी हिंदू और मैं संजीव जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद डीपी यादव के पास जाऊंगा। सब्जियों को भी हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। आप जमाती की बात कर रहे हैं। हाँ। जमातियों को परमिशन दिल्ली की पुलिस ने दिया था। नहीं तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी, वहां देख रही थी क्या दिल्ली की सरकार को नहीं पता था? क्या दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को नहीं पता है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग उसके बाद भी किस तरह के बयान दे रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। संजीव मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। मिश्रा जी, आपके बात पर संजीव मिश्रा कुछ कह रहे हैं। संजीव जी कहिए। दिल्ली की संजीव जी बात कहिए अपनी। राजेश जी जरा रुकिए, तुम अपनी बात। अब्बास साहब एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी अपनी बात कह लें, उसके बाद डीपी यादव के पास जाऊंगा। तारीख में कहना चाहिए था ये जमाती हो चाहे कनिका कपूर हो, कोई भी हो, अगर जो संक्रमण फैलाने की स्थिति में है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों से मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा कि क्या ये इस बात का प्रचार नहीं कर सकते थे? केवल ट्वीट करना और केवल विरोध में बात करना के बजाय अगर 20 सेकंड तक हाथ धोने की बात कही होती, अगर एकजुट न हो, आदमी भीड़ न लगाए, इस तरीके की भी बात कही होती, मैं समझता हूँ ज्यादा उचित रहता। लेकिन जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हो, देश की जनता जान रही है कि ये किस दल के लोग हैं। ये जमातियों के साथ वाले लोग हैं जिन्होंने अंतिम दम तक जमातियों का साथ देने का काम किया। मैं बता दूं आपको, इनको जनता सर आने वाले समय में और जिस तरीके से राजेश मिश्रा, संजीव मिश्रा और शहजाद अब्बास लॉकडाउन हुआ सर, और जिस तरीके से किया गया, एक एक करके बात कहेंगे तो मैं भी सुन पाऊंगा। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी पार्टी को सुन रहे हैं, वो भी सुन पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं आप तीनों से कहना चाहता हूँ, अब्बास साहब, राजेश मिश्रा और संजीव मिश्रा जी, महामारी से सवाल यही है ना कि आप तीनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो काम कैसा चलेगा? हम तो बहस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि आप तीनों अगर कंधे से कंधा मिलाकर इस कठिन समय में चलेंगे तो हमारे लिए, आपके लिए और जो देश के लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए अच्छा है। डीपी यादव, जमातियों के लिए राजेश जी आप तो सांसद रहे। नहीं, जमातियों को भी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, कनिका कपूर को भी नहीं मिलेगी। तरीके की बात कहेंगे तो संदेश गलत जाएगा। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। इनको दिल्ली कानून सबके लिए एक है। अगर संविधान से चलेंगे तो कानून के मुताबिक जो कोरोना महामारी से लड़ने में अड़ंगा बनेगा वो आरोपी है, अपराधी है। डीपी यादव, जरूरत क्या थी? महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। अरे तो छिपे क्यों घूम रहे हो? कम से कम एक बार इनसे कहो तो। पुलिस किसके अंडर में इनसे कम से कम जमातियों से एक अपने नहीं मिश्रा जी, तो आपकी पुलिस दिल्ली में है ना? दिल्ली की पुलिस क्या कांग्रेस चला रही है? लेकिन अपनी जांच कराए, ये देश की सरकार फ्री में जांच कर रही है। दिल्ली की पुलिस क्या कांग्रेस चला रही है? जमाती की बात है, गृह मंत्रालय के हाथ में। मैं डीपी यादव आपके पास आ रहा हूँ। गृह मंत्रालय जमातियों पर भी ट्वीट करना चाहिए था राहुल गांधी। मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। डीपी यादव, करना चाहिए था अखिलेश यादव को। क्या आप तो कर रहे हैं? एक सेकंड, डीपी यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं सर, और भी लोग हैं। भाई है, बताइए ना। एक मिनट मिश्रा जी, मैं ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। डीपी यादव अपनी बात रखिए। देखिए मृदुल जी, एक पुरानी कहावत है बहुत कि नथिंग इज मोर इंटरनेशनल ऑन द अर्थ देन डिजीज। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस जगत में बीमारी के अलावा कोई भी चीज अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, या बीमारी से बढ़ के कोई चीज अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। बीमारी कोई ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखती है। जिस प्रकार से यहाँ पे राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देखिए, जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको लॉकडाउन में रहना है, पहला फेज 19 दिन का था, लोग क्यों तक नहीं किए, लोग घर में जो भी था नमक रोटी खाते पीते रहे। लेकिन कहां से ये बात आ गई, किस प्रकार से लोगों का अविश्वास जगा कि प्रधानमंत्री की बात को धता बता करके लॉकडाउन के नियमों को लोग अनदेखी करके सड़कों पर लोग निकल करे। क्या सरकार ये जवाबदेही नहीं तय कर सकती थी? सरकार क्या ये एश्योरेंस नहीं दिला सकती थी, विश्वास नहीं दिला सकती थी लोगों को कि लोग जहां है वहीं? अरे थोड़ा संजीव जी चुप रहिए। उत्तर प्रदेश की बात आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री पहले ही दिन क्वारंटाइन हो जाता है। इस महामारी के लड़ने की बजाय उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो पहले ही दिन क्वारंटाइन हो गया और
स्वास्थ्य मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य मंत्री ने अपने केवल बड़े चैनल पे बैठ करके आरोप लगाना कर रहे हो। आप लोग जिए चाहे मरिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान नहीं है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई की तैयारी है। और आज श्रम मंत्री का ये कितना बड़ा शर्मनाक बयान है कि आज उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री का ये बयान है कि ये जो मजदूर जा रहे हैं अपने अपने गाँव को, अपने अपने क्षेत्र को, ये मौत के सौदागर है। ठीक है, ठीक है। मौत का सौदागर बता रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश के जो श्रम मंत्री है वो कह रहे हैं, आज उनका बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मजदूर जा रहे हैं नहीं, सवाल मौत के सौदागर है। आपके टीवी पे लड़ने से बंद करो भाई, वरना दुकानें बंद हो जाएंगी, ध्यान रखना। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर आराम से भी कहेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। आपके वॉल्यूम को तेज करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने घरों को जा रहे हैं उम्मीद भरी नजर से अपने डीपी यादव साहब, कहीं ना कहीं डीपी यादव साहब, डीपी यादव साहब, डीपी यादव साहब, अरे डीपी यादव जी सुन लीजिए, कुछ कह रहा हूं मैं। सरकार कह रही है कि हम 67 ट्रेनें लेकर आएंगे। 67 में से कम 25 से ज्यादा ट्रेन इस वक्त आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। एक मिनट, के विक्रम राव साहब, कि टिकट जो दिया गया मजदूरों को वो इसलिए दिया गया कि पहले तो क्लियर यही नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने तो फ्री में टिकट दिया है, आधा केंद्र ने दिया है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार ने दिया है। टिकट तो उनकी पहचान के लिए दिया था। विपक्ष कह रहा है कि उनको टिकट के पैसे लिए गए। संजीव जी, अगर आप इतना ही दावा कर रहे हैं तो ये कह दीजिए कहीं गड़बड़ी हो गई हो तो दिखवा लेंगे, लेकिन आपके मुंह से ये भी नहीं निकलता है। के विक्रम राव साहब, बड़े चैनल पे बैठा करो तो हवा मेरा बात क्या करो, छोटे मोटे चैनल संजीव जी बैठते हो तो मैं भी कह देता हूँ ठीक है कहते रहो। नहीं, अरे हवा में ना बात करिए आप, जानकारी कुछ नहीं है आपको। पूरा देश अरे हवा में बात कर रहे हो, ना देखा ना जानते हो ना कुछ समझते हो, हवा में बात कर रहे हो, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो। ठीक है, भ्रम के विक्रम राव साहब, कर रहे हो, बड़े चैनल पे बैठ के भ्रम। ये सियासत क्या जरूरी है इस वक्त? क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? राजनीति किया है और मजदूर अपने अपने घर तो पहुंच जाएं, फिर इसके बाद चालू हो जाएगा कि मजदूर घर पहुंच गए, अब बेरोजगारी बढ़ गई है। कोई ट्विटर पे अपना, क्या अभी थोड़ा समय ठीक नहीं है? सरकार के, मैं तो आज की तारीख में कह नहीं रहा देश में किसकी सरकार है। इन सारे राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के एक साथ। संजीव मिश्रा और डीपी यादव, आखिरी बार कह रहा हूं सर, आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी कमेंट लेना है मुझे के विक्रम राव साहब का, उसके बाद मैं आपके पास लौट जाऊंगा वक्त रहेगा। काम किया विपक्षियों ने, के विक्रम राव साहब, तरीके का इन्होंने काम किया, मुझे लगता है आने वाले समय में। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, ये जो कचरा पॉलिटिक्स इस समय चल रही है देश में, क्या अभी ठीक है इसका समय? मृदुल, मैं सिर्फ एक वाक्य बताऊं, लोहिया कहा करते थे राष्ट्र हित में और दलीय हित में अंतर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र हित है वही दल का हित है। अगर इसी बात को मान के 3 महीने के लिए ये सब शांत होकर एक आवाज से आम आदमी के हित की बात करें, इससे लोग खुश हो जाएंगे, जनता इनके पक्ष में हो जाएगी। अगर अच्छे लोग अच्छे तरीके से जनता की सहायता नहीं करेंगे तो बुरे लोग बुरे तरीके से आगे आगे निपटारा करेंगे। इस खतरे से ही लोग अवगत होना चाहिए। इस वक्त बांग्लादेश के युद्ध की तरह एक संकट आ गया है। आपको पता है 50,000 लोग मर गए। अभी अंदाज लगा रहे हैं कि 5 लाख अमेरिका में मरेंगे, जहाँ सुविधा बहुत ही बेहतरीन है। हमारे यहाँ तो रुई और बैंडेज नहीं मिलता अस्पताल में, वहाँ क्या बढ़िया ऑपरेशन होता है। 50 लाख लोग मरने की आशंका है अमेरिका में। तो छोटी मोटी बातें हम लड़ेंगे। सवाल के विक्रम राव साहब, इसका क्या हुआ? सवाल यही खड़ा होता है ना कि आप कह रहे हैं कि एक से कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हमें खबरें मिलती हैं कि महाराष्ट्र में पैसा ले लिया, तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर पैसा ले लिया, कहीं गुजरात का बोलते हैं गुजरात में ले लिया, कहीं राजस्थान का बोलते हैं राजस्थान सरकार ने ले लिया। सबसे अहम बात तो यह कि सरकारों के बीच भी समन्वय की कमी है। नहीं, शर्म की बात है। देश की बात करें, थोड़ा ऊपर उठे, इतिहास सलाम करेगा विपक्ष को इस वक्त ऐसा होगा तो। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं संजीव मिश्रा जी का, क्योंकि कई सारे लोग हैं वो ये सुनना चाहते हैं, जैसा विपक्षियों ने कहा है कि कई मजदूर अभी भी भूखे प्यासे घर पर रहने के लिए, जाने के लिए तड़प रहे हैं, निकल रहे हैं सड़कों पर, सरकार कोशिश में लगी हुई है। संजीव जी, थोड़ी व्यवस्था में और तेजी आ पाएगी? कल इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से भी हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हो रही थी। तो एकमात्र उनका निर्देश है
कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी के पास अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा कैडर, पूरा संगठन और पूरी सरकार लगी हुई है इस विषय में। लेकिन मैं विपक्षियों से जरूर चाहूंगा कि आज इस जो इतनी विकराल रूप ले चुकी है कोरोना जैसी बीमारी, इस पर राजनीति से बाज आए और साथ में जो भी संभव हो सके वो मदद जरूर करें। और नहीं अगर मदद करना चाहते हैं तो कम से कम विपक्ष में विरोध में नहीं बोलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज एकजुट हो लो और बहुत समय आएगा, हम लोगों को राजनीति करने का बहुत समय आएगा, फिर कर लेना राजनीति, फिर कर लेना विरोध। लेकिन आज की तारीख में हाथ जोड़ता हूं, कम से कम राजनीति करने से बाज आओ। आज की तारीख में जो संभव हो सके जनता के हितों में काम कर दोगे, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, जनता के हित में काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन जनता के हित में राजनीति की जगह अगर थोड़े सुझाव दे देंगे तो भी बेहतर होगा। हम तो यही कहेंगे कि सरकार भी अपनी व्यवस्था में थोड़ी सी तेजी लाए और विपक्ष के पास अगर कोई सुझाव है तो ट्वीट करके वो बताए। कम से कम कमियां और खामियां निकालने का अभी समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सबसे अहम यही है कि इस समय कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है और एक तरफ यह भी कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आने वाले महीने हमारे लिए चुनौती भरे हैं। अब आने वाले महीने अगर चुनौती भरे हैं तो कम से कम इस समय तो राजनीति ना करें, इस समय तो व्यवस्था में नहीं सहयोग हो रहा है तो चुपचाप बैठ जाएं। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमारे माध्यम से भेजिए, हम सरकार तक पहुंचाएंगे।